आजादी के 75 साल में भारत ने अंतरिक्ष यात्रा में काफी प्रगति की है। भारत के शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन पर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2025 को भारत के लिए गगनयान वर्ष घोषित किया है। देश में अब तक 7,200 अंतरिक्ष मिशन पूरे हो चुके हैं और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 3,000 अन्य परीक्षण अभी भी लंबित हैं। इसरो ने साल 2027 की पहली तिमाही तक पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आज के अंक में हम आजादी के 75 सालों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यदि आपको भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी रखनी है तो कृपया वीडियो के साथ बने रहिए। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक क्षेत्र में खुद को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर अभूतपूर्व मिशनों तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने न केवल उन्नत तकनीक प्रदान की है बल्कि सामाजिक विकास में भी योगदान दिया है। आज का यह वीडियो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों और इसकी भविष्य की आकांक्षाओं पर प्रकाश डालता है तथा इसकी यात्रा को चिह्नित करने वाली प्रमुख प्रगति पर प्रकाश डालता है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसका ध्यान राष्ट्रीय विकास के लिए प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अक्सर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनके पास इस बात का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत को कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। उनका मानना था कि समाज में वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान आवश्यक है। उनके नेतृत्व ने अंतरिक्ष में भारत की यात्रा की नींव रखी। 1962 में डॉक्टर साराभाई के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। इस समिति ने राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने भारत में संगठित अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की। 1960 का दशक बड़ी चुनौतियों और उपलब्धियों का समय था। भारत ने 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था क्योंकि इसने अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया में भारत के प्रवेश को चिह्नित किया। रॉकेट लॉन्च नासा के साथ सहयोग में किया गया था, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हेड क्वार्टर इसरो है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसरो के गठन से पूर्व भारत की तरफ से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को धार देने के लिए 1962 में इनकोस्पार का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य मूल वायुमंडलीय अध्ययन करना और बुनियादी आधारभूत ढांचे की स्थापना करना था। भारत ने संचार और मौसम निगरानी के लिए एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तथा इनसत श्रृंखला विकसित की, साथ ही कृषि, जल प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया में सहायता के लिए आईआरएस, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली की स्थापना की। भारत की अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा 1975 में रूस के सहयोग से इसके कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से शुरू हुई। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, किंतु यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इस दौरान 1979 तक नवस्थापित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SLV प्रक्षेपण के लिए तैयार हो चुका था। द्वितीय स्तरीय असफलता की वजह से इसका 1979 में प्रथम प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया था। 1980 तक इस समस्या का निवारण कर लिया गया।
भारत का देश में प्रथम निर्मित कृत्रिम उपग्रह रोहिणी प्रथम 1980 में प्रक्षेपित किया गया। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। इनमें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV शामिल हैं। इनसैट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इसरो द्वारा लॉन्च एक बहुउद्देशीय भूस्थिर उपग्रहों की श्रृंखला है, जो भारत के दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव की जरूरत को पूरा करने के लिए है। इसे 1983 में शुरू किया गया था। इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का एक संयुक्त उद्यम है। संपूर्ण समन्वय और इनसैट प्रणाली का प्रबंधन इनसैट समन्वय समिति के सचिव स्तर के अधिकारी पर टिकी हुई है। 2003 के दशक में डॉक्टर साराभाई ने टेलीविजन के सीधे प्रसारण के जैसे बहुल अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों की संभाव्यता के संदर्भ में नासा के साथ प्रारंभिक अध्ययन में हिस्सा लिया, और अध्ययन से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रसारण के लिए यही सबसे सस्ता और सरल साधन है। शुरुआत से ही उपग्रहों को भारत में लाने के फायदों को ध्यान में रखकर साराभाई और इसरो ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का निर्माण किया, जो कि कृत्रिम उपग्रहों को कक्ष में स्थापित करने एवं भविष्य में वृहत प्रक्षेपण वाहनों में निर्माण के लिए आवश्यक अभ्यास उपलब्ध कराने में सक्षम था। रोहिणी श्रेणी के साथ ठोस मोटर बनाने में भारत की क्षमता को परखते हुए अन्य देशों ने भी समांतर कार्यक्रमों के लिए ठोस रॉकेट का उपयोग बेहतर समझा, और इसरो ने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV की आधारभूत संरचना एवं तकनीक का निर्माण प्रारंभ कर दिया। अमेरिका के स्काउट रॉकेट से प्रभावित होकर वाहन को चतुर्स्तरीय ठोस वाहन का रूप दिया गया। 2008 में भारत ने चंद्रमा पर अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। यह मिशन एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि ध्रुवों के पास पानी अधिक केंद्रित है, जो ग्रहों की खोज में एक महत्वपूर्ण खोज थी। इस मिशन ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में पहचान दिलाने में मदद की। इसरो वर्तमान में 2 राडार इमेजिंग सैटेलाइट संचालित कर रहा है। रिसैट-1 को 26 अप्रैल 2012 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। रिसैट-1 एक सी-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR पेलोड लेके गया, जिसकी सहायता से दिन और रात दोनों में किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पर राडार किरणों से उसकी आकृति और प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता था। तथा भारत ने रिसैट-2 जो 2009 में लॉन्च हुआ था, इसराइल से 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। इस बीच भारत ने अंतरिक्ष यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 2013 में लॉन्च किए गए भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और दुनिया का चौथा देश बना दिया। सिर्फ $74 मिलियन के बजट के साथ यह अब तक के सबसे किफायती अंतर्ग्रहीय मिशनों में से एक था। इस मिशन ने दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर सफल अंतरिक्ष मिशन संचालित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। इस बीच भारत की अंतरिक्ष यात्रा में प्रगति को देखते हुए सोवियत संघ के साथ भारत के बूस्टर तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का अमेरिका द्वारा परमाणु अप्रसार नीति की आड़ में काफी प्रतिरोध किया गया। 1992 में भारतीय संस्था इसरो और सोवियत संस्था ग्लावकॉस्मोस पर प्रतिबंध की धमकी दी गई। इन धमकियों की वजह से सोवियत संघ ने इस सहयोग से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोवियत संघ क्रायोजेनिक लिक्विड रॉकेट इंजन तो भारत को देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके निर्माण से जुड़ी तकनीक देने को तैयार नहीं हुआ जो भारत सोवियत संघ से खरीदना चाहता था। इस असहयोग का परिणाम यह हुआ कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी सोवियत संघ से बेहतर स्वदेशी तकनीक 2 सालों के अथक शोध के बाद विकसित कर ली।
5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान KD-5 उड़ान में किया। इसी के साथ वर्ष 2014 में भारत ने GSLV-AMK का प्रक्षेपण किया। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग एक वर्ष बाद इसरो ने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित किया। इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया। 11 दिसंबर 2019 को इसरो ने PSLV-C48 रॉकेट के साथ रिसैट 2BR-1 लॉन्च किया। इसरो ने भूस्थिर प्रायोगिक उपग्रह की श्रृंखला, जिसे GSAT श्रृंखला के रूप में जाना जाता, को भी लॉन्च किया। इसरो का पहला मौसम समर्पित उपग्रह कल्पना 1 को 12 सितंबर 2002 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह को मेटसैट 1 के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन फरवरी 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पेस शटल कोलंबिया में मारी गई भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में इस उपग्रह का नाम कल्पना 1 रखा। 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 के साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। इससे भारत इस क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया जिसने अंतरिक्ष मिशनों में अपनी उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस मिशन की सफलता का दुनिया भर में जश्न मनाया गया, जिसने जटिल अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को उजागर किया। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। 2 सितंबर को आदित्य L-1 लॉन्च करके वह सूर्य के लैंग्रेज बिंदु तक पहुंचा के मील का पत्थर साबित किया। जून 2016 तक इसरो ने लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। वहीं 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड भी इसरो बनाया था। अब इसरो एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग से विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। जब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़ने में रॉकेट के प्रयोग को देखकर विलियम कंग्रीव प्रभावित हुआ, तो उसने 1804 में कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था और आतिशबाजी के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया गया। आज के आधुनिक तोपखानों की मंगल भाटी ने इसरो की खोज 1945 में की थी। 1947 में अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ भारत की रॉकेट तकनीक के सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग एवं अनुसंधान एवं विकास की संभाव्यता की वजह से विख्यात हुए। भारत जनसांख्यिकीय दृष्टि से विशाल होने की वजह से दूर संचार के क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रहों की प्राथमिक संभाव्यता को देखते हुए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद रिपोर्ट्स की माने तो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश अक्सर महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर निर्भर रहता है, जिससे परियोजनाओं में देरी हो सकती है और लागत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021 व 22 के दौरान भारत ने 2114 करोड़ मूल्य की वस्तुओं का आयात किया, जबकि केवल 174.9 करोड़ का निर्यात किया। यह निर्भरता न केवल खर्च बढ़ाती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा करती है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक सीमित वित्त पोषण है। हालांकि इसरो का बजट बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह अभी भी अन्य वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए, 2023 व 24 में इसरो का बजट लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो नासा के 25.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट से काफी कम है। लेकिन भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को तेजी से प्रभावित कर रहा है।
अपनी लागत प्रभावी सेवाओं के कारण देश उपग्रह प्रक्षेपण के लिए पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। इसरो का योगदान उपग्रहों को लॉन्च करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एजेंसी वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। यह डेटा साझा करती है और जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने वाली परियोजनाओं पर सहयोग करती है। साल 2024 के पहले दिन इसरो ने एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया था। मिशन का पूरा नाम एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट है। इसे भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत इसरो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद अंतरिक्ष की खोज में भारत का यह अहम मिशन है। भारत अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। इसरो ने 17 फरवरी 2024 को इनसैट 3DS मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। GSLV की मदद से इनसैट 3DS उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इनसैट 3DS तीसरी पीढ़ी का उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसकी मदद से इसरो मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। आपदा से जुड़ी चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी। पृथ्वी और महासागरों की सतहों की निगरानी की जा सकेगी। इसरो ने 19 नवंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से GSAT-N2 मिशन लॉन्च किया। GSAT-N2 का कुल वजन 4700 किलोग्राम वजन है। यह एक उच्च थ्रूपुट उपग्रह है। यह काका बैंड में काम करता है। इसकी क्षमता 48 Gbps है। उपग्रह को पूरे भारत में ब्रॉडबैंड और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। उपग्रह में 32 स्पॉट बीम हैं। इनकी मदद से अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप द्वीप के दूरदराज के क्षेत्रों समेत पूरे देश में बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। इसरो ने 23 जून 2024 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। पहला परीक्षण 2 अप्रैल 2023 और दूसरा 22 मार्च 2024 को किया गया था। तीसरे परीक्षण में भी पुष्पक ने सफलतापूर्वक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। पुष्पक व्हीकल को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4-5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। विमान 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उतरा। बाद में पैराशूट के माध्यम से व्हीकल की रफ्तार 100 किलोमीटर तक कम करने में मदद मिली। इस तकनीक की मदद से भारत दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट तैयार कर सकता है। 30 दिसंबर की रात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2024 का आखिरी मिशन लॉन्च किया। इसका नाम स्पैडेक्स मिशन है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च यह मिशन भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2025 की पहली छमाही के लिए तैयार है, जिसमें तकनीकी कौशल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाने वाले कई महत्वपूर्ण मिशन शामिल हैं। इनमें से एक मुख्य मिशन गगनयान के मानव रहित कक्षीय परीक्षण मिशन का प्रक्षेपण है। यह महत्वपूर्ण प्रयास भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसका उद्देश्य चालक दल की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति के लिए प्रणालियों को मान्य करना है। इसके अलावा 2 GSLV मिशन, LVM-3 का वाणिज्यिक प्रक्षेपण और NISAR उपग्रह पर बहुप्रतीक्षित इसरो नासा सहयोग आने वाले महीनों में होने वाला है। जनवरी में GSLV F-15 मिशन NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, जो नाविक समूह को बढ़ाएगा, जिससे स्वदेशी रूप से विकसित एटॉमिक क्लॉक्स के साथ भारत की स्थिति निर्धारण और नेविगेशन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। फरवरी में GSLV F-16 मिशन निसार को लॉन्च किया गया, जो नासा के साथ मिलकर विकसित एक परिष्कृत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। उन्नत रडार इमेजिंग तकनीक से लैस निसार कृषि, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु निगरानी पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।
मार्च के लिए निर्धारित वाणिज्यिक LVM-3M5 मिशन US आधारित एस्ट्रोस्पेस मोबाइल के साथ अनुबंध के तहत ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रहों को तैनात किया गया। यह वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इसरो के बढ़ते कद को रेखांकित करता है। 2025 और 2026 में 3 मानवरहित उड़ानें, जिनके नाम गगनयान 1, गगनयान 2 और गगनयान 3 हैं, प्रक्षेपित की जानी हैं। इसके बाद 2026 में HLVM-3 रॉकेट पर मानवरहित उड़ान होगी, जबकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है।